Look at the way our parents treat us. Look at the way our teachers treat us. Look at the way our employers treat us. It is largely a very undemocratic society. Because if this was not the case, how would a very undemocratic, brutal, oppressive system of social stratification, the caste system that survived in India for thousands of years? I don't know whether this can be challenged, but it is said that this is the longest surviving social stratification system in the history of this world. अगर हम इतने अनडेमोक्रेटिक नहीं होते, इतने अलोकतांत्रिक अगर हम नहीं होते, तो शायद ये सिस्टम सर्वाइव नहीं करता। हम अपने पेरेंट्स को देखिए, हमारे घरों में कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी है, कितने बच्चों को हम ये इजाज़त देते हैं इस बात की कि वो अपने ओपिनियन रख पाएँ, वो अपने लिए तय कर पाएँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बनना है, मुझे किससे शादी करनी है। This one question, and I know all of these girls, especially in terms of women who are sitting here, this one question of their lives, that they can marry the man that they choose for themselves. ये इतना बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है, आज भी जो ऑनर किलिंग्स होती है, क्यों होती है? Because we are essentially a very undemocratic society. लेकिन हमारा एस्पिरेशन क्या था कि हम एक बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेंगे, हमने अपने को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। दूसरी अहम बात, हो सकता है आप लोगों को ये बहुत पसंद ना आए, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हम एक बहुत सेक्युलर समाज भी नहीं रहे हैं। We've not been a very secular society. It is just that in the last 70 years, what we've done is that we have kind of devised a common minimum program. कि एक छत के नीचे हम सब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत रह पाएं, जिसमें ठीक है हम एक दूसरे को मार पीट नहीं रहे हैं, ये भी हुआ है, हालांकि दंगे भी होते रहे हैं, लेकिन हमने largely what we've tried is to be at peace with ourselves. We've not really celebrated this diversity as much as we thought we'd do, which means much of this secularism that is being taught to us is very superficial. और इसीलिए शायद ये इतना आसान हुआ for one political party, for one leader to come and change a society overnight. This was only possible because it was so superficial. And I blame the Congress Party all the time for not, मतलब हमारे स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई में, मैं जर्मनी गई, जर्मनी मैंने देखा कि कहाँ जैसे वहाँ पर एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए स्कूल के लेवल पे बच्चों को घुट्टी पिला दी जाती है कि आपके लिए ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए एक ये कोई मॉरल बैटल है, मॉरल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। हम जब तक सेक्युलर है तब तक ही एक है, जब तक हम सेक्युलर है तब तक ही ये हिंदुस्तान है, वरना हम पाकिस्तान बन जाएंगे, हम इसराइल बन जाएंगे, हम फिलिस्तीन बन जाएंगे, हम न जाने क्या क्या बन जाएंगे, न जाने क्या बनने चले थे और क्या क्या बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपना जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो परिवार का एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, उसको मैं ब्लेम करती हूँ। और एक पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए खासकर मैं सिंगल आउट कर रही हूँ उस पार्टी को, क्योंकि द लॉन्गेस्ट जो रूल किया है इंडिया पे वो इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। इनको इस बात का के लिए तारीफ मिलनी चाहिए that they could keep us united for 17 years. So it is good, but the bad thing is that they did keep us united geographically, but socially and politically जितना किया जाना चाहिए था शायद उतना नहीं। और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि जो फिशर्स थे, जो हमारी सोसाइटी के डिविजन्स थे खासकर, which we thought all this while that those were to be celebrated. I feel कि इंडिया में हमारे यहाँ दो major fault lines हैं. These two major fault lines are caste and religion. And मैं किसी भी, मुझे इंसान को परखना हो, किसी सोसाइटी को परखना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को परखना हो, किसी सामाजिक आंदोलन को परखना हो, मैं इन्हीं दोनों लाइंस पर परखती हूँ इन तमाम चीज़ों को कि आपका कास्ट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताइए, आपका रिलीजन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे देश की ताकत हैं कि हम इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम एक हैं। यही हमारा आइडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इसी को हमारी कमजोरी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो घर से शुरू होनी चाहिए कि हम 3 साल के बच्चे से भी पूछें कि वो क्या चाहता है।
उसके बाद वो स्कूल में आए, फिर वो कॉलेज में आए, फिर हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर आए, इसी तभी जाके एक लार्जर सोसाइटी में एक तरह की यूनिटी बन पाएगी, जिसको बहुत सारे लोग आजकल यूनिफॉर्मिटी कहते हैं. So unity is being confused as uniformity, which means in this room, which is full of these beautiful faces, beautiful colors, different dresses, इन सबको एक रंग में रंग जाना है, सबको एक तरह के बाल बनाने हैं, सबको या तो आंखों में काजल लगाना है या नहीं लगाना है. आजकल एकता को एक रूपता की तरह कहा जा रहा है कि आप जब तक एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसा खाएंगे नहीं, एक जैसा पहनेंगे नहीं, एक ही भगवान में आपका विश्वास नहीं होगा, आप एक ही तरह से रहेंगे नहीं, एक ही तरह के नारे नहीं लगाएंगे, जब तक आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप असली भारतीय हैं. यानी कल को ये भी बैन किया जा सकता है कि माँ को माँ ही कहा जाएगा, माँ को अम्मा नहीं कहा जा सकता, मैया नहीं कहा जा सकता, अम्मी नहीं कहा जा सकता. और मुझे मालूम है बहुत तरह के जो है वो एड्रेसेस होते हैं जो माँ को कहा जाता है. और इसीलिए फिर इस तरह की राष्ट्रवाद की जो चीज़ें हमारे ऊपर ला दी जाती हैं कि जब तक फलां नारा नहीं लगाया जाएगा, जब तक आपको भारतवासी नहीं मानता. कि एक तरह के लोग जो अचानक अपने को ये समझने लगे हैं कि वो भारत के मालिक बन गए, वो मालिक लोग हमें बताएंगे, वो मालिक लोग हमें समझाएंगे कि भारत क्या है और कैसे एक परफेक्ट भारतीय बना जा सकता है, कैसे डिसिप्लिन किया जा सकता है. क्योंकि कानून और डिसिप्लिन ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, जो प्रताड़ित समाज हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए. मैं बहुत फैन नहीं हूँ इन पैरेलल्स का, इन कंपैरिजंस का, जब बार बार ये कहा जाता है कि क्या नाज़ी जर्मनी बन रहा है भारत, क्या उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो हमें देखी जानी चाहिए कि ज्यूज को इतनी बड़ी तादाद में 6 मिलियन ज्यूज पर एग्जीक्यूटेड, वो भी एक कानून के तहत हुआ था. जब वो ज्यूज गैस चेम्बर्स में जा रहे थे तो उनको एक लाइन में लगना था और वो लाइन गड़बड़ नहीं होनी थी. तो ये डिसिप्लिन और कानून, ये चीज़ें अच्छी हैं समाज के लिए, लेकिन इनको ऑप्रेस कम्युनिटीज़ के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है. और ख़ासकर आप चूँकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. मुझे बताया गया कि अंडर ग्रेड हैं आप में से ज़्यादातर, या सभी, मेरे ख्याल से सभी अंडर ग्रेड हैं. तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इससे पहले कि उस क्राफ्ट को समझें कि जर्नलिज्म क्या होता है, सबसे पहले समझिए समाज क्या होता है. मैंने आप लोगों के ज़रिए, उन लोगों के ज़रिए जिन पर मैं कहानियाँ लिखती हूँ, जिन पर मैं खबरें करती हूँ, उनके ज़रिए ही मैंने इस समाज को समझने की कोशिश की. और ये बहुत ज़रूरी है, ये बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए भी, जो हमने कल शाहीन बाग में देखा. 2 वरिष्ठ पत्रकार शाहीन बाग पहुंचे. शाहीन बाग में बहुत सारे लोग पहले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. 5-6 हफ्ते हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन को. हर आंदोलन को ज़रूरत होती है कि उसे मीडिया कवरेज मिले. ऐसा कौन सा आंदोलन है आज के दौर में जिसमें हम ये कहेंगे कि हम बिना मीडिया कवरेज के सर्वाइव कर जाए. हालांकि इसके खिलाफ भी मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगी, एंड यू विल थिंक दैट आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, बट I will say both the things. So what I'm trying to say is that every movement needs media attention, media coverage, जिससे जो लोकलाइज है चीज़ वो नेशनलाइज हो जाए, इंटरनेशनलाइज हो जाए. और यही तरीका होता है अपनी आवाज़ सुनवाने का, प्रोटेस्ट का, प्रदर्शन का, आंदोलनों का यही मकसद होता है. और इसीलिए जो आपने सुना है चक्का जाम, कि यहाँ हम रोड जो है रोक देते हैं, आई डोंट नो ये अच्छा तरीका है या नहीं, लेकिन ये एक लेजिट तरीका हमेशा से रहा है कि सरकार की अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए. वरना अगर आप अपने घर में प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कोई रोड नहीं रोकेंगे, सरकार आपकी बात कभी नहीं सुनेगी. तो आई होप देयर वुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. और मैं ये भी साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी 3 सेंटेंसेस एक साथ मैं ना बोलूँ जिनको कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए. क्योंकि अभी ट्विटर पे पिछले 48 घंटे के दौरान मेरे पर आरोप लगे हैं कि मैं भारत में इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहती हूँ. मैं इतनी पावरफुल हूँ, तो मुझे तो मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ कि मैंने अब तक अपनी इस पावर को क्यों नहीं समझा था कि 1.4 billion people, all state institutions, police, judiciary, all of you out here, and there is one woman who can change it all and turn this beautiful, independent, democratic, secular republic into a Islamic caliphate. Anyway, so, and this is being tweeted and propagated by none other than the ruling party.
उनके ट्विटर हैंडल से, अगर आपको ये शक भी हो कि पता नहीं ये लोग उससे, मतलब उनके स्पोक्स पर्सन तो अभी तक कर ही रहे थे, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं 40 सेकंड के वीडियो आउट ऑफ अ 24 minute speech that I gave in AMU, where I was arguing that in an ideal society everybody should be welcomed and accepted with whatever belief they have, whatever slogans they believe in, they should be welcome. मतलब आपको भारत माता की जय बोलना है बोलिए, आपको वंदे मातरम बोलना है बोलिए, आपको खालसा की जय बोलना है बोलिए, आपको कोई क्रिश्चियन नारे लगाने लगाइए। मैं ये कहने की कोशिश करी थी कि एक आइडियल सोसाइटी में सारे नारे शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन हम एक आइडियल सोसाइटी नहीं है। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम CAA जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे किसी भी तरह के धार्मिक नारों से उनको दूर रखा जाए, धार्मिक पहचान से उसको दूर रखा जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस होल स्ट्रगल, दिस होल फाइट इज अबाउट saving India's constitution, saving India's democracy and democratic character of our society. So this was my argument. So they are saying, you are saying, we know what you're saying, but we know what you're not saying. So we know you are saying that don't bring in religious slogans on CAA protests, but we know why you're saying this. You don't know why you're saying this, but we know why you're saying this. So they've gotten into my mind. मतलब वो अभी तक सिर्फ हैक किया करते थे वेबसाइट्स, ट्विटर हैंडल्स, रैलियों में घुस जाना, आज वो मेरे दिमाग में घुस के ये जानते हैं, they have hacked my mind and exactly know why I am saying this. अच्छा, और एक हंसी की बात ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैंने ये बात कही, कुछ लोग नाराज हुए। इसलिए नाराज हुए, उन्होंने कही कहना था कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी पे हमला हो रहा है, तो हम रिलीजियसली इसको असर्ट करना चाहते हैं। They were op-eds written in Indian Express and the Hindu saying why I want to protest as a Muslim. And I understand those sentiments. But I was trying to tell them that please do not do this. As I just explained to you, that we are not a very organically secular society. हम बनने की कोशिश करें, give us some time. We will, maybe when we will celebrate 100 years of Indian Republic, we will be a true secular society. हम पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन जाएंगे। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि हम पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल हैं। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कैसे एक होकर रहा जाता है, चाहे हम एक दूसरे को बर्दाश्त किया ना, रहे ना एक साथ। मैं जर्मनी में जाके, मैं यूरोपियन पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन से जाके झगड़ के आई हूँ मैं, कि मेरा कंट्री जो है वो एक मॉडल है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे डाइवर्स सोसाइटी साथ में रह सकती है पीसफुली। और आज वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब लिख रहे हैं कि कैसे भारत, इंडिया इज स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ मेकिंग maybe the largest number of people vulnerable to being stateless. अगर ये सब कुछ हो जाता है जो भी दिख रहा है, जिसके लिए रेजिस्टेंस पूरा खड़ा हुआ है, अगर ये हो जाता है तो हो सकता है दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में स्टेटलेस होने वाले लोग भारत में। अब तक हम ये कहते थे कि अगर आपको तिब्बत में सताया जाएगा तो हम शरण देंगे, पाकिस्तान में सताया जाएगा हम शरण देंगे, अफगानिस्तान में सताया जाएगा हम शरण देंगे, फिलिस्तीन में सताया जाएगा हम शरण देंगे। आज कनाडा ने भारत में मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति को, जो कि मीट ट्रेडर था, उसको 2014 में परेशान करने की कोशिश की गई। उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया कनाडा में। कनाडा की जो रेफ्यूजी कोर्ट है उसने उसको इस बुनियाद पर असाइलम दिया कि इस व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भारत में सताया जा रहा है, इसलिए इसको कनाडा में असाइलम दिया जाए। अब यकीन जानिए मेरा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मेरा देश वो है, मेरा आइडिया ऑफ इंडिया वो है जहाँ धर्म और पहचान के नाम पर पूरी दुनिया में सताए जा रहे लोगों को, मेरा देश, गांधी का देश जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो देश शरण देता है। मेरे देश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को दूसरे देश शरण देंगे? क्या ये वो देश है? मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि क्या हमें ऐसा देश बना लिया, क्योंकि अगर ये एक तरह की एक नज़ीर बन जाएगा, ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति को मिला है, फिर
एक कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में मिला है, दूसरे कंट्रीज में जाके लोग उसी एप्लीकेशन को दिखाएंगे कि देखिए भारत में धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है, इसलिए हमें आप असाइलम दीजिए। तो वापस मैं शाहीन बाग लौटना चाहती हूँ कि पत्रकारिता जो हो रही है, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये लोगों की बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की बात भी है। वहाँ 2 पत्रकार पहुंचे और बैरिकेड्स जहां लगे हुए थे वहां पुलिस के साथ एंटर करना चाहते थे। तो पत्रकारिता आज की तारीख में रूलिंग पार्टी के प्रोपेगेंडा का एक्सटेंशन हो गया। मुझे पत्रकारिता की किताब में पढ़ाया गया था कि आप गरीबों की आवाज़, बेआवाज़ की आवाज़, आपका काम है जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल पूछना, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने ले जाकर उनसे जवाबदेही मांगना। लेकिन आज पत्रकारिता हो रही है कि जनता से ये कहना कि सरकार के प्रति वफादारी दिखाइए, ये पत्रकारिता है। तो जनता से, उसमें भी खासकर जो सबसे ऑप्रेस्ड, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, who have lived on the margins of Indian democracy for the last 70 years, they are now being asked to express their loyalty towards the ruling party, towards the government. ये पत्रकारिता बन गई। यानी आप ये देखिए कि वो औरतें जिन्होंने पूरा ठंड का सीजन, जब मैं और आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग कमरों में छिपे हुए थे, हीटर्स में अपने को गर्म कर रहे थे, कभी कॉफी पी रहे थे, कभी चाय पी रहे थे, कभी सूप पी रहे थे, 2-3 लेयर स्वेटर्स की हमें पहनी हुई थी। जब बूढ़ी औरतें 80 साल की, 6 महीने का बच्चा, पूरा सीजन ठंड का उन्होंने खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में, जिसमें बारिश भी हुई, गुजार दिया। उन लोगों के ऊपर 2 पत्रकार कह रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 2 न्यूज चैनल्स एक ऐसे इलाके में घुस गए जहां पुलिस भी नहीं घुस गई। इसको पिक्चराइज करिए आप, एक ऐसा इलाका है जहां पुलिस भी नहीं घुस सकती, तो पत्रकार कैसे घुसेगा? यानी धावा बोल रहे थे वो उन लोगों के ऊपर जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आप में से, हम में से कौन ऐसा है जो अपने दिन रात सुबह शाम सब कुछ ताक पे रखे और सड़कों पे बैठ जाना चाहता है? क्या उन लोगों को ठंड नहीं लगती, उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें भूख नहीं लगती, उनके बच्चे नहीं है, वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, उनके पास नौकरी नहीं है, वो कारोबार नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि ये सब भी करेंगे, ये सब भी होगा, पहले अगर नागरिकता बच गई तो। क्योंकि दुनिया ये कह रही है, यूरोपियन यूनियन में एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है, स्टेबल किया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक ऐसा मास तैयार हो सकता है लोगों का, जिसमें जो स्टेटलेस लोगों की तादाद बढ़ जाए। आपको याद है पूरा रोहिंग्या क्राइसिस, जिसमें एक बोट पे बैठे हुए लोग अलग अलग देशों में उनके दरवाजों पे धक्के खा रहे थे, उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं। वो कुछ लाख लोग थे। मुझे सिहरन होती है सोच के, जब कुछ करोड़ लोग, और ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं, आप असम का एग्जाम्पल लीजिए। आप जिस समुदाय के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर ये सरकार राजनीति करने की बात करती है, सबसे ज्यादा जो स्टेटलेस हुए, जिनका एनआरसी में नाम नहीं आया, सबसे ज्यादा वो लोग थे। डिटेंशन कैंप में जो मारे गए लोग, उसमें 80% लोग उस धर्म के थे जिस धर्म के नाम पे इस देश में राजनीति हो रही है आज। तो ये किसी की सरकार नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शाहीन बाग छोड़ दीजिए, उठा दीजिए वहां से लोगों को, एक बेरोजगार बाग बनाइए, एक प्रताड़ितों का बाग बनाइए, एक जेंडर राइट्स के लिए बाग बनाइए, मजदूरों के लिए बाग बनाइए, किसानों के लिए बाग बनाइए। इस तरह के बाग मैं खिलते हुए देखना चाहती हूँ इस देश में, जहाँ एक नागरिक खड़े होकर इस संविधान को, जिसको वो रिक्लेम कर रहा है, उस पर फिर अपना हक जताए और कहे कि इस संविधान में जो मुझसे वादा किया गया था कि भारत का नागरिक होने के नाते ये अधिकार मुझे मिलेंगे, कहाँ है मेरे अधिकार, कहाँ है मेरी आजादी? वो चाहते हैं कि हमें डरा दें, वो चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को ट्रोल करके शाहीन बाग का पूरा जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है उसे खत्म कर दो। लेकिन उनकी मजबूरी क्या है? उनकी एक समस्या ये है कि शाहीन बाग और ये पूरा जो एंटी-सीएए मूवमेंट है, जो ये रेजिस्टेंस है, इसका कोई चेहरा नहीं है। तो जब कोई चेहरा नहीं है तो वो चेहरे बना रहे हैं, ताकि उन चेहरों को पहले वो बनाएंगे, फिर उन चेहरों पे काले पोत देंगे और कहेंगे ये नेता खत्म, आंदोलन खत्म। मैं एक पत्रकार हूँ,
मैं भारत की नागरिक हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि CAA NRC भारत के लिए ये बहुत ही खराब कानून है और ये कार्यक्रम है, इसको नहीं होना चाहिए। ये एक नागरिक, एक पत्रकार के तौर पे मेरी पोजीशन है और मुझे लगता है कि ये एक डेमोक्रेटिक राइट है इस देश के नागरिकों का कि वो इस बात का विरोध करें, और इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ पीसफुल डेमोक्रेटिक राइट ऑफ इंडिया सिटीजन्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वेरी ब्रूटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको मैंने कभी नहीं छिपाया, लेकिन मैं NTCA प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं। आप मुझे हीरो बना रहे हैं ताकि आप मुझे विलेन बना सकें। मेरे लिए भी ये बहुत नेचुरल है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मेरे पास इतने फोन कॉल्स आए हैं, आप यकीन करिए। मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस भरे पड़े, मैंने देखा नहीं है जितने मैसेजेस मेरे दोस्तों के आ रहे हैं। आई होप यू आर सेफ। आई डोंट नो वेदर आई एम सेफ। आई एम सेफ अंटिल आई एम सेफ। लेकिन क्या इससे ये होगा कि मैं ये विड्रॉ कर लूँ, कि मैं ये ना बोलूँ? और आप यकीन जानिए, मैं नहीं, मेरे जैसे 500 लोग भी खामोश हो गए तभी ये लोग खामोश नहीं। क्योंकि this protest, this resistance is not about me. This is about those people who've been sitting there for the last 6 weeks. This is not about me. और मैंने अभी आपको बोला था कि किसी भी मूवमेंट के लिए मीडिया का होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसी के काउंटर में आपको आर्गुमेंट दूंगी। आप यकीन जानिए, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया आज से शाहीन बाग पे रिपोर्टिंग करना बंद कर दे, NTCA मूवमेंट्स पे रिपोर्टिंग करना बंद कर दे। शाहीन बाग जो कि पिछले लगातार 5-6 हफ्ते से हर रोज ऑलमोस्ट ट्रेंड करता है ट्विटर पे, ट्विटर से पूरी तरीके से गायब हो जाए, फेसबुक से पूरी तरीके से गायब हो जाए, तब भी ये मूवमेंट साल भर चलता है। The oppressed, the vulnerable people have moved beyond these agendas of our media, दरबारी सरकारी मीडिया। They moved beyond। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके लिए इररिलेवेंट हो गए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। इस मोमेंट को समझने की कोशिश करिए जो मैं कह रही हूँ। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मेन स्ट्रीम मीडिया, जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स हैं। अगर उन न्यूज़ नेटवर्क्स पे, उन पत्रकारों पर, इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया पर अगर देश के सबसे गरीब, सबसे बेसहारा, सबसे ऑप्रेस्ड लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, तो ये एक लोकतंत्र के लिए किस तरह का संकेत है? आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें, इस मोमेंट की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। इसलिए ये बहुत अहम है कि आप ये समझें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मैं समझती हूँ कि आपका प्रिविलेज, आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जिनके लिए दिल्ली अभी भी सिर्फ एक सपना है कि कभी वो जाएंगे, कभी देखेंगे इंडिया गेट कैसा होता है। आप उस शहर में रहते हैं, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास परिवार है, आपकी फीस पे करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं। देश के लाखों करोड़ों युवाओं को ये प्रिविलेज नहीं है। अभी भी इस देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आज उन लोगों की परवाह ना करके, वो भूखों का बाग ना बनाकर, बेरोजगारों का बाग ना बनाकर, ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा बटन दबाइए जिसका करंट इतना तेज हो, आप हमें वोट दीजिए ताकि हम आपको शाहीन बाग फ्री दिल्ली दे सकें। यानी इतनी मजबूत सरकार जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं रहे, इतने मजबूत प्रधानमंत्री। ये बात सच है वाकई की जो मैंडेट है इस वक्त टू दिस मैन, टू दिस लीडर, टू दिस गवर्नमेंट, ये इस कैपिटल का क्या क्या कर सकते थे। मेरे लिए आइडिया ऑफ इंडिया वो है कि जब मैं देखूं कि आज 5-6 हफ्ते से शाहीन बाग में 6 महीने की बच्ची और 80 साल की औरतें बाहर ठंड में पड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी एक बार जाएं वहां पर, उन औरतों को वहां से एड्रेस करें शाहीन बाग से, और ये कहें कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ये CAA कानून अभी वापस लेता हूं। That to me is leadership. That to me is idea of India. Is it too much to ask? और ये भी पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, इट्स गुड पॉलिटिक्स। तब भी आपको सपोर्ट मिलेगा
इस देश में अभी भी नफरत करने वाले इतने ज्यादा नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं। अच्छी राजनीति की भी जगह है। एक ऐसे नेता को हम अगले 20 साल देखना चाहेंगे जिसका दिल इतना बड़ा हो जो ये कर सके। लेकिन क्या वो करेंगे? क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति उन लोगों के खिलाफ है। उनको दिखाकर वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ मुझे वोट दीजिए। वो शाहीन बाग पर नहीं, शाहीन बाग को हटाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शाहीन बाग की औरतें कह रही हैं कि 500 रुपए 700 रुपए आप हमें दे रहे हैं, सुना है हमने। हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं प्रधानमंत्री जी, आइए एक बार हमारी बात सुनिए। आप वो रॉब देखिए एक सिटीजन का, उसका अज़्म देखिए, आप उसकी ताकत देखिए एक सिटीजन कि 80 साल की डिसएम्पावर्ड औरत, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री से ये कहती है कि तुम यहाँ आओ, वो उसे बुला सकती है, उसकी आवाज ये लोकतंत्र देता है कि वो ये कह सकती, वो चैलेंज कर रही है प्राइम मिनिस्टर। ये दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस, दैट शी कैन चैलेंज द प्राइम मिनिस्टर से कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, यहाँ आओ। So understand the responsibility of being citizens, understand the responsibility of having this privilege to have reached this far. With privilege comes the responsibility. Understand what you are here for. जैसे मैं अपने से हर रोज पूछती हूँ कि मेरी पैदाइश क्यों हुई। मैं यहाँ 28 जनवरी 2020 को भारती कॉलेज में आप लोगों के सामने क्यों हूँ? कोई तो वजह होगी, कुछ तो ऐसा होगा। हो सकता है आप में से एक के दिमाग में वो बात आ जाए जो मैं कहना चाहती हूँ। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. दिस इज व्हाई आई वाज born and I became a journalist. And that is why I have this power of words, that I can talk to you. Now find your power. What is your power? What is that one thing that you're born for? यही होमवर्क है आज आपका. इतना उदास होने की जरूरत नहीं. No, but life is a celebration, I think. For me, when I think of it, in 2020, me reporting from National Capital of India on Narendra Modi's administration, this makes my work very, very important. Because if I don't think that my work is important, maybe I wouldn't do it with as much passion and compassion that I do. और थोड़ा बहुत जो सेल्फ ऑब्सेशन है बहुत जरूरी भी होता है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए. बिकॉज मेरे जैसे लोग जब तक ये नहीं समझते हैं कि मैं इतनी अहम हूँ, ये मेरा काम इतना अहम है कि जब तक मैं लोगों को इन्फॉर्म नहीं करूंगी द वे आई वांट टू इन्फॉर्म देम, द वे दे शुड बी इन्फॉर्म्ड, दे विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड एट ऑल. व्हिच मीन्स माय वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स मी वेरी इंपॉर्टेंट. So this kind of self-obsession really works for me. That I get up every morning and think, okay, people are waiting for me to get informed so that they can be empowered with information and then they can take informed decisions for their lives.